नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। रोज की तरह शुरुआत करेंगे इस वक्त के पोल क्वेश्चन के साथ और हमारा आज का पोल क्वेश्चन है, हार के बाद समाजवादी पार्टी हिंदुत्व पर क्या भड़ास निकाल रही है। एक बार फिर से सुनिए, हार के बाद समाजवादी पार्टी हिंदुत्व पर अपनी भड़ास निकाल रही है क्या? आपका जवाब znews.com/vote znews.com/vote पर आपकी राय और कमेंट्स का हमें इंतजार है। क्यों हम ये सवाल उठा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से समाजवादी पार्टी द्वारा हिंदुत्व को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। हिंदुत्व जीत गया। मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। धर्म के नाम पे चुनाव जीता जा रहा है, काम के बल पर जीता जाता है। हिंदुत्व के कारण ही अबू आदमी जैसे लोग यहाँ राजनीति कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदुत्व है। नहीं तो दूसरे देशों में तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं करेंगे दूसरे धर्मों के लोग, क्योंकि उन्हें बोलने की आज़ादी है, हमारे देश में सम्मान है। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम सपा के, बसपा के, कांग्रेस के लोगों को, सबको मैं कहना चाहता हूं जो इस तरह की धर्म के नाम पे गलत बातें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे पूरा विश्वास है, मुसलमानों को, नौजवानों को। में देखिए, जो कानून के जानकार हैं उनसे राय ली जा रही है और पार्टी जब किसी एक उचित निर्णय पर पहुंचेगी तो वैसा ही कदम उठाएगी। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को विकास के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर जनता ने वोट दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में हिंदुत्व की जीत हुई है। अबू आजमी ने आरोप लगाया कि बीजेपी का मकसद हिंदू मुसलमानों में नफरत भरना है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर चुनाव और मतगणना में गड़बड़ी के भी आरोप लगाए हैं। पार्टी ने कहा कि वो मामले को कोर्ट में ले जाने को लेकर कानूनी राय ले रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अबू आजमी जैसे लोग ऐसी बातें करके अब मुसलमानों को अंधेरे में नहीं रख सकते और इसीलिए ताल ठोक के हमारी बहस इन सवालों के साथ है कि हार के बाद हिंदुत्व पर हाहाकार क्यों मचा रहा है विपक्ष? जनता ने आईना दिखाया है तो फिर धर्म का रोना क्यों? उत्तर प्रदेश में विपक्ष को क्या हार स्वीकार नहीं हो रही? धर्म के नाम पर क्या फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जा रही है? यूपी में 80 वर्सेस 80 वर्सेस 20 से क्या योगी सरकार बनी है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय वर्मा हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से अनिरुद्ध चंदेल, AIM का पक्ष रखने के लिए सैयद असीम वकार हैं और साथ ही अभिजेश अवस्थी हमारे साथ हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल अनिरुद्ध चंदेल, जनता ने मैंडेट दिया है बीजेपी को, जनता ने, आप ये आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? आपके नेता, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, या फिर भी जिस बात को जनता ने नकार दिया आपकी पार्टी को उसी में उम्मीद दिख रही है? सबसे पहले मैं बधाई देता हूं जो आज मंत्री पद की शपथ ली है, कल जो लिया लोगों ने, और हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि हम लोग सरकार नहीं बना पाए। और कौन कहता है कि क्यों नहीं हम लोग हजम कर पा रहे हैं? हम लोगों ने हजम किया, बैठे हैं अपना उस पर समीक्षा कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि क्यों हारे और कैसे हारे। उस पर जो प्रतिक्रिया है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी है, लोगों ने दिया है, और लोग कौन क्या कह रहे हैं इस पर हम लोग अब एक बात बताएं, अबू आजमी का स्टेटमेंट, अबू आजमी के स्टेटमेंट को लेकर मैं आपसे बात कर रही हूं सर। अबू आजमी साहब ने कहा है, आप उनसे पूछिए, उनका जवाब वो देंगे किन कारणों से कैसे क्यों बोला है उन्होंने। ऐसे बहुत लोग पार्टी के बहुत लोग कुछ कहते हैं, जो कुछ कहा कुछ सोच समझ कर कहा होगा उन्होंने। वो तो सीधे तौर पर धर्म की बात कर रहे हैं। हम लोग जवाब वो धर्म की बात कर रहे हैं तो धर्म का जवाब भी वही देंगे। हम लोग तो आज ये बहस करें कि सरकार, नई सरकार बनी है, आज ये बहस ये अच्छी लगती है अगर ये बहस होती कि नई सरकार का गठन हुआ है, आने वाले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी क्या क्या, अच्छा आपकी पार्टी से सवाल ना पूछते तो बहस अच्छी लगती, क्या क्या कार्रवाई होगी? नहीं सर, आपकी पार्टी से सवाल ना पूछते तो आपको ये बहस अच्छी लगती। कोई बात नहीं सर, वैसे एक बात आपको बता दूं, मुझे पता है आजकल पॉलिटिकल पार्टीज को डिबेट के टॉपिक चुनने का बहुत शौक है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए प्लीज।
इस बहस का मुद्दा आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था, तो प्लीज बहस का मुद्दा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू लीव इट टू द टीवी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, सुन लीजिए। और इस वक्त जो बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी का चुनाव में गड़बड़ी का आरोप है। गड़बड़ियों को लेकर कोर्ट जा सकती है समाजवादी पार्टी। कोर्ट जाने को लेकर कानूनी राय ले रही है। चुनाव आयोग के कर्मचारियों पर अपनी पार्टी के जीते हुए उम्मीदवारों को हराने का आरोप लगा रही है। तो ये जो थोड़ी देर पहले अभी आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हार गए। ये इस तरह से एक्सेप्ट किया है कि चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है, कोर्ट जा सकती है, कानूनी राय ले रही है और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है। ये ऐसे एक्सेप्ट किया गया। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जवाब आपको देना है। अबू आजमी, तो कुल मिलाकर आप 80 वर्सेस 20 से ही जीते हैं। देखिए, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात आपके चैनल पर भी आकर करते थे और 80-20 का संकेत भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया था कि 80% विकासवादी हैं, 20% विनाशवादी हैं, 80% सुशासनवादी हैं, 20% कुशासनवादी हैं। उसका कोई सांप्रदायिक कोण नहीं था। और अबू आसिफ आजमी जो स्वयं जो है मुंबई बमकांड के संदिग्ध रह चुके हैं, अभियुक्त रह चुके हैं, वो इस तरह की बातें करेंगे ही। आपने जैसे आपके बहस के शीर्षक में आपने कहा भड़ास निकाल रहे हैं, तो पराजय के बाद भड़ास निकालने के अतिरिक्त उनके पास बचता क्या है? अब ये जमाना तो रहा नहीं कि हिंदुत्व का नाम लेने वाले राम भक्तों पर गोलियां चला लें, तो अब कम से कम भड़ास ही निकाल लें। तो भड़ास निकालने दीजिए। रही बात उनकी कोर्ट में जाने की बात, तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। अगर समाजवादी पार्टी के पास कुछ प्रमाण हैं और उन प्रमाणों को लेकर अगर वह अदालत जाना चाहती है, तो ये उसका संवैधानिक अधिकार, उसको अदालत जाना चाहिए। ठीक है, संवैधानिक अधिकार की बात आप यहां पर कर रहे हैं, भड़ास निकालने की बात आप यहां पर कर रहे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता का जवाब देंगे। लेकिन सैयद असीम वकार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो सैयद असीम वकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहां पर अपने आप में सवाल है। और सवाल ये है कि क्यों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बार बार इसमें रिलीजन को लेकर आ रही हैं, और ये एक अहम सवाल है कि हिंदुत्व की बात क्यों की जा रही है। अनिरुद्ध चंदेल, भड़ास निकाल रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। कौन कह रहा भड़ास निकाल रहे हैं हम? हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमारे नेता ने कुछ नहीं कहा। और अपना जो अगर गलतियां कहीं दिखती हैं उसको कहने का हमारा राइट है पूरा, हम लोग कह सकते हैं। और अपनी बात कहने पर मना कौन करेगा? स्वतंत्र देश है, कुछ भी अगर जो भी लगेगा बुरा है तो बुरे की बात करेंगे। और हम लोग वही बात कर रहे हैं कि हमको जहां गलतियां दिखाई दी, हम लोग उस पर अगर जाएंगे, कानूनी कार्रवाई राय लेनी है तो कानूनी राय लेंगे। उसमें वो पार्टी का निर्णय है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसको क्या करना है। और भड़ास निकालने की बात नहीं है। अभी तो जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को, आज ही हम भड़ास क्यों निकालेंगे? हम तो उनको बधाई दे रहे हैं कि भाई आपको बधाई देते हैं। हाँ, शायद कल जिस तरीके से बधाई दी अखिलेश यादव ने, ये कहते हुए कि जो स्टेडियम में शपथ ली गई है वो स्टेडियम समाजवादी पार्टी ने बनवाया था, उसकी सरकार ने बनवाया था, इसी अंदाज में आप कह रहे हैं कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, उसी अंदाज में। अरे तो अगर हमने बनवाया है, हमारे नेता, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी सरकार ने बनवाया, तो कहने में क्या गुरेज है? ऐसा ही अगर था शपथ ग्रहण समारोह में, तो एक और कहीं किसी दूसरे जिले में किसी दूसरी जगह बन जाता है कान्हा स्टेडियम, तो कम से कम ये तो कहना होता कि पिछले 5 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट कुछ किया है। अगर हमारे बनाए हुए किसी कार्यक्रम, किसी स्थल को आप यूज कर रहे हैं, बीजेपी को वोट क्यों मिला है? मैं आपसे समझना चाहती हूँ। आप अबू आजमी के स्टेटमेंट पर तो आप कहते हैं उनकी निजी राय है, आपके हिसाब से बीजेपी को वोट क्यों मिला है? आप उस पर बात करेंगी ना, बताइए ना कि कान्हा स्टेडियम हमने बनवाया और सारे कितने काम हमने बनवाए। सर, आप जनता के बीच गए थे, आज ये इलेक्शन मोड से बाहर, जनता ही कन्विंस नहीं हुई। सर, क्या किया? सर, जनता कन्विंस नहीं हुई आपसे। अब इलेक्शन मोड से बाहर आइए, अब इलेक्शन मोड से बाहर आइए और मुझे ये बताइए, आप क्योंकि कह रहे थे, सर सुन लीजिए ना प्लीज, चिल्लाकर क्यों बात करनी है जब हम आराम से बात कर सकते हैं जी। आप ये बताएं, बीजेपी की जीत के पीछे क्या वजह रही? आपसे अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानना, उसे समझना एक जीत की रणनीति का आधार होता है। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं कि जब आपने आत्मनिरीक्षण किया, जब आपने इंट्रोस्पेक्शन किया, तो क्या वजह दिखी आपको? अभी तो किया ही नहीं, अभी तो बैठक हुई ही नहीं इस बारे में। आज तो जुमा 4 दिन गुजरे हैं, अभी सरकार गई हुई है, हम लोग सरकार नहीं आ पाए हैं। बैठकें होंगी, उस पर बहस होगी, उस पर चर्चा होगी, उस पर आत्मंथन होगा कि क्यों हारे। और जब पार्टियां लड़ती है चुनाव, जब जंग मैदान में होती है तो एक ही जीतता है ना। ठीक है सर, वैसे चुनाव के नतीजे 10 मार्च
चुनाव के नतीजे, ठीक है। और जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, वो अपने दर्शकों को हम बता दें, उत्तर प्रदेश की कालपी से आ रही है। सड़क हादसे में बाल बाल बचे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य। कालपी में फॉर्च्यूनर की टक्कर ट्रैक्टर से हुई है। योगेश मौर्य डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे। सड़क हादसा जिसमें बाल बाल बचे योगेश मौर्य। कालपी में फॉर्च्यूनर की टक्कर हुई ट्रैक्टर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कालपी से ये बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे, जिनका नाम योगेश मौर्य है, वो बाल बाल बचे हैं। दरअसल फॉर्च्यूनर की टक्कर ट्रैक्टर से हुई है, ये कहा जा रहा है। और कार का उसके बाद क्या हाल हुआ है वो आप इन तस्वीरों में अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सैयद असीम वकार, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अबू आजमी तो जो बोल रहे हैं आपकी पार्टी के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी की जीत के पीछे आपको क्या वजह लगती है? अपोजिशन की गलत रणनीति, गलत टिकट बंटवारा और ओवर कॉन्फिडेंस। दलित वोटों को, बैकवर्ड वोटों को पूरी तरीका से अपने पक्ष में नहीं कर पाए लोग। मैं समझता हूं कि जो गलत रणनीति होती है, जब कभी आप अक्सर देखिए कि अगर रणनीतिकार अच्छा है, रणनीति अच्छी बना रहा है, तो उसका अंत बहुत अच्छा होता है। जो आखिर होता है, जो फैसला आता है, बहुत बेहतरीन आता है। जैसे एक खराब बीज आप डाल दीजिए तो खराब पौधा बनेगा, खराब पेड़ बनेगा, और फल भी या तो आएगा ही नहीं या खराब फल आएगा। और अगर बीज अच्छा है तो पौधा बहुत अच्छा निकलेगा, पेड़ भी अच्छा निकलेगा और फल भी बहुत शानदार और मीठा होगा। तो जब खराब रणनीतिकार, खराब बीज होगा तो फल कभी अच्छा नहीं मिलेगा। वजह सिर्फ इतनी सी है। तो जस्ट फॉर क्लैरिटी, आप कह रहे हैं कि गलत लोगों को टिकट बांट दिए गए, उससे जो विरोधी दल थे उनकी हार हो गई? बिल्कुल बिल्कुल। गलत रणनीति, गलत लोगों का साथ, गलत नहीं। जब आप गलत रणनीति कहते हैं सर, तो क्या मतलब है? थोड़ा सा सैयद असीम वकार, आप तो खुलकर बोलने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अब इससे ज्यादा तो मैं समझता हूं खुलकर हिंदुस्तान में कोई नहीं बोल सकता। नहीं, तो गलत रणनीति क्या खुलकर मैं बोल रहा कि जो ऑपोजिशन थी वो बस यही कहती रही। गलत रणनीति, सुनिए, गलत लोगों पर भरोसा, गलत लोगों को टीम में रखना, जो कोर कमेटियां होती हैं, जो कान भरते हैं लोग, जो कमजोर लोग होते हैं, जो बेहुदा लोग होते हैं, वो लीडर्स, बड़े लीडर्स के कान भर देते हैं और अच्छों को दूर कर देते हैं। घटिया लोगों को साथ रखिएगा तो रिजल्ट भी घटिया आएंगे, अच्छे लोगों को साथ रखिएगा तो रिजल्ट भी बेहतर आएंगे। इससे ज्यादा मैं समझता हूँ खुलकर। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं बीजेपी ने अच्छे लोगों को साथ रखा। मैं बोलता हूँ बीजेपी ने टिकट बंटवारा अच्छा किया। आप इसको दूसरे अंदाज में ये कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा मिला वो विपक्ष का, चाहे उसमें हम हो कोई भी हो, उनकी गलत नीतियों और गलत फैसले और गलत रणनीतिकारों और गलत साथियों की वजह से मिला। सरकार बनी, जनता ने आदेश दिया, जनादेश का सम्मान होना चाहिए। देखिए, जनादेश का सम्मान सबको करना पड़ेगा, चाहे खुशी से कीजिए चाहे मजबूरी से कीजिए, लेकिन सम्मान तो करना पड़ेगा देश की जनता का। फैसला तो आया है, भारत की ही जनता ने फैसला दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला दिया है। चाहे वो आप 19 की बात कीजिए और चाहे 22 की बात कीजिए और चाहे आने वाला 24 हो, उसमें भी जो फैसला आएगा उसमें भी हमको सबको मिलकर सम्मान करना होगा। जनता के आदेश को समझिए और जनता के आदेश का सम्मान करना सीखिए। अच्छा ये बताइए, हिंदू मुसलमान हुआ क्या इलेक्शन में? मजबूरी में करूं जी? हिंदू मुसलमान हुआ क्या इन इलेक्शंस में? जी क्या बोला? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। 2024 की तैयारी भी है, 2024 की तैयारी है। कश्मीरी पंडितों पर जो फिल्म बनाई गई, मैडम आप सुनिए। मैं देखिए, अनुपम खेर को मैं मानता हूं सिर्फ एक कमर्शियल आर्टिस्ट जो पैसे के लिए काम करता है। अनुपम खेर की सैकड़ों फिल्में होंगी जिसमें वो डॉक्टर डैंग बन गए, देशद्रोही बन गए, कभी किसी में इंस्पेक्टर बन गए, कभी किसी में बूढ़े बन गए, कभी किसी में आतंकवादी बन गए। तो वो पैसे के लिए काम करते हैं। विवेक अग्निहोत्री हो, अनुपम खेर हो,
इन्हीं ने किसी तरह से भी एक ना कश्मीर के साथ है ना कश्मीरी पंडितों के साथ है। सर आप कहाँ चले गए सर? ये मूवी कब आई है सर? सब्जेक्ट चुना सैयद असीम वकार। सुनिए मैडम। नहीं सर, मैं सुन रही हूँ। मैं आपसे, हम इलेक्शन के नतीजों की बात कर रहे हैं। मूवी कब आई है, इलेक्शन के नतीजे कब आए हैं? ये बताइए। नहीं ये बताइए क्या मुझे बोलने का हक नहीं है? सर आप तब से बोल रहे हैं। मैं करूँ, मेरी पूरी बात सुनिए। सर आप तब से बोल रहे हैं। अगर आप अनसेटिस्फाई होइएगा तो मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। नहीं सर, क्या आप सॉरी आई एम सॉरी, एक सेकंड सर। तब से आप बोल रहे हैं, सारे पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। इतनी देर तो ना अनिरुद्ध चंदेल को मैंने मौका दिया, ना प्रेम शुक्ला जी को दिया, अजय वर्मा और अविनिजेश अवस्थी तो भी इंतजार कर रहे हैं। और आपको मुद्दे पर लाना, सर कम से कम ये तो रिस्पेक्ट करना सीखे कि मॉडरेटर का काम है टॉपिक पर लाना। आपने कहा हाँ बिल्कुल हुआ हिंदू मुसलमान, द कश्मीर फाइल्स पर आप चले गए। सर द कश्मीर फाइल्स कब आई? और 10 मार्च को तो नतीजे आ गए सर। तो तथ्यों पर तो बात करना मेरी जिम्मेदारी है ना सर, या नहीं है? अब मैं बताता हूं आपसे कौन सी बात बोली जाए जिसका फायदा हो और कौन सी बात ऐसी बोली जाए जिसका नुकसान हो। इसको समझना होगा। जैसे चौकीदार का क्या कहा गया था, चौकीदार क्या है, उसका बीजेपी ने फायदा उठाया था। और कांग्रेस को लोग सुनने में बड़ा मजा आता है, जोकर जैसी बातें कीजिए, बड़ा मजा आता है। लेकिन इस बार चला वो जैसे बुलडोजर बाबा। मैंने शुरुआत में कहा था ये जो बुलडोजर बाबा आप कह रहे हैं, लोग हंस तो रहे हैं लेकिन नुकसान होगा। बीजेपी फायदा उठाएगी इसकी, और बीजेपी ने फायदा उठाया। ऐसी बातें, ऐसे डायलॉग जिनका नुकसान होता है उनको समझना पड़ेगा कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बुलडोजर बाबा बोलने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, अपोजिशन को नुकसान हुआ। इसको समझिए आप। हाँ तो इस पे जवाब देंगे अजय वर्मा और अनिरुद्ध चंदेल, उसके बाद अविनिजेश अवस्थी। अजय वर्मा जी। अदिति जी बोलिए। सर आपने ये डिस्कशन सुना अभी तक कि नहीं सुना? अभी क्या कहा सैयद असीम वकार ने? उन्होंने सीधे तौर पर ऑपोजिशन की नाकामी से करार दिया, सीधे तौर पर। अदिति देखिए, असीम वकार के अपने विचार हैं और इन्हें अपनी पार्टी और अपने विचार रखने का लोकतंत्र में अधिकार है। जहां तक जीत का हार का सवाल है, जनता का मैंडेट था, जनता ने जो मैंडेट दिया, जिस तरह से भी दिया, सरकार बन गई। सरकार ने 10 तारीख के रिजल्ट के बाद आज शपथ ग्रहण हुआ। मुख्यमंत्री आज शपथ ग्रहण लिए, सरकार को बधाई दी गई। एक पूरी तरह से वहां एजेंडा जो था सारा पूरा दिख गया। सरकार बनी, शपथ ग्रहण, सारी चीजें हुई। मुद्दा यह है आज का मुद्दा मुझे जो बताया गया था कि महंगाई के ऊपर भी है, आज का मुद्दा इस पर भी है। तो हम सरकार से देश की जनता, प्रदेश की जनता अब ये मांग करती है, देखना चाहती है कि पिछले 6 महीने से डीजल और पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े और 3 दिन में 3 रुपए 20 पैसे बढ़ गए और 30 दिन में ये 50 रुपए तक बढ़ जाएंगे। कोई बात नहीं है, चूंकि सरकार बनाई है जनता ने, तो जनता को उसका फल और मिठाई तो मिलनी चाहिए। चाहे वो इलेक्शंस में, जैसा कि अबू आजमी कह रहे हैं, क्या हिंदू मुसलमान हुआ क्या इन इलेक्शंस में? देखिए, इस इलेक्शन में अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे कि साहब 80% लाभकारी और 20% विनाशकारी। भी एक आंकड़ा समझिए, एक इनका प्रोपेगेंडा समझिए कि 45% वोट ही तो मिला है, 55% विनाशकारी हो गया उत्तर प्रदेश के लोग और 45% लाभकारी और आशाकारी हो गए। इसका मतलब 55% जनता को ये विनाशकारी बोलते हैं। तो प्रदेश की 55% जनता को समझना चाहिए। हमें जितना मिला, हमें पूरे, हमारे पास देखिए सब कुछ पाने के लिए था, खोने के लिए कुछ नहीं था। आपको पता है, हम तो लड़ाई लड़ रहे थे अपनी नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, और हमारी लोगों की उम्मीद थी कि लोग बढ़ के महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, तेल पर, आटे पर, किसान आंदोलन पर पूछ रही हूं, आपके कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई? तो हमारे 399 उम्मीदवार लड़े। हाँ, हमारे एक जमानत कितनों की जब्त हुई? नहीं, हमारे एक की हुई या सारों की हुई, हमारे 2 जीते या नहीं जीते, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 55 से ज्यादा एमएलए कम हो गए पिछली उसमें। इस बार 400 पार कह रहे थे, 273 ही तो मिला के इनके साथियों के सहित आए, तो ये जीते नहीं है, हारे हैं इनका मैंडेट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करने के बावजूद ये हारे हैं? मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करने के बावजूद ये हारे हैं सर? क्या बात है, क्या लॉजिक आप दे रहे हैं? अविनिजेश अवस्थी, अपनी पार्टी का हाल पता नहीं
और उत्तराखंड में भी ये इनकी सीटें 9 से ज्यादा कम हो गई हैं। सुन लीजिए सरकारें किसकी हैं? मेजोरिटी मार्क के पार कौन है? अजय वर्मा, आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना? जीतने के लिए ही चुनाव लड़े जाते हैं या आपकी पार्टी हारने के लिए चुनाव लड़ने लगी है? अदिति जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव बीजेपी ने जीती, आप ज्यादा अच्छी तरह से जीती हैं और विपक्ष के नेताओं को आप इस तरह से समझाती हैं, धमकाती हैं। अजय वर्मा जी, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है लोकतंत्र में। सुनिए, ध्यान से सुनिए। लोकतंत्र में जनता समझाती है और सुनिए, और साथ ही अगर जनता को समझा रही हो तो उसे समझ लेना चाहिए। हर बात को निजी हमला नहीं समझना चाहिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं हेल्दी डेमोक्रेसी में यकीन करती हूं, मैं स्ट्रांग ऑपोजिशन में भी यकीन करती हूं, लेकिन शायद आपकी पार्टी को यह बात समझ नहीं आ रही है। तो अपनी पार्टी को समझाने के बजाय आप सबको काम बता रहे हैं। आप बीजेपी को बता रहे हैं बीजेपी हार गई चुनाव में, आप मॉडरेटर को यह बता रहे हैं कि अरे आप ये कर रही हैं। सर, आप अपना काम समझिए, पहले अपना काम समझिए। अवनीजेश अवस्थी। आदित्य जी, बड़ी साफ सी बात है कि वो इनकी नेता प्रियंका वाड्रा जिस लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे पर इलेक्शन लड़ी थी और पोस्टर में जिन 3 लड़कियों का चेहरा था, वो तीनों लड़कियां चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ करके बाहर हो गई। ये तो इनकी वास्तविकता है। 3% से कम वोट मिला इनको। 387 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। हारा कौन? भारतीय जनता पार्टी। जीती कौन? कांग्रेस जीती। इसी भुलावे में रहे ये लोग। कांग्रेस लगातार इसी भुलावे में रहते रहे। बहुत अच्छी बात है, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। एक बात। दूसरी बात, अबू आजमी ने जो कहा है, जिस पार्टी में एक नेता के वक्तव्य का दूसरा नेता बचाव ना कर सके, उस पार्टी का क्या हाल होगा, उस वक्तव्य का क्या हाल होगा। अभी अनिरुद्ध चंदेल जी ने कहा, उनसे पूछिए। योगी जी बयान देंगे, मोदी जी बयान देंगे, उस पर यह बयान देंगे, उस पर रिएक्शन करेंगे, लेकिन अपनी पार्टी का नेता कुछ कहेगा तो कहेंगे उनसे पूछिए जी, मुझसे क्यों पूछ रहे। तो योगी जी और मोदी जी से पूछेंगे जब वो कुछ बोलते हैं, तो उस पर बोलने का आपको क्या हक है। बड़ी साफ सी बात है अदिति जी, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये कह करके नहीं, पहले जवाब दीजिए अजय वर्मा का, फिर आप समाजवादी पार्टी से सवाल पूछिए। आपका सवाल और उनका जवाब जल्दी। अजय वर्मा जवाब दीजिए। सारे सवाल मोदी जी और योगी जी से ही हैं, ये कह रहे हैं अवनीजेश अवस्थी। देखिए, अजनेश अवस्थी जी की अपनी विचारधारा है, पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनकी विचारधारा है, इनका स्वागत है। लेकिन सही मायनों में तो चुनाव जो है, जो जीते हैं, जिस तरह से जीते हैं, पूरे देश को पता है और जनता ने जिताया है, तो इनका जनता का स्वागत है, जनता का धन्यवाद है। लेकिन हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त, जो बेरोजगारी और खुदरा महंगाई उच्चतम स्तर से और पार क्रॉस करके जा रही है। आने वाले 30 दिनों में जो प्रदेश और देश के हाल होंगे, गैस सिलेंडर 14 किलो वाला 50 रुपए बढ़ा दिया गया है, अब और सारी चीजें बढ़ जाएंगी, डीजल से सब्जी, दाल, अन्न, घी, आटा। तो ये इसका इस देश की जीडीपी कहां जाएगी? रसातल में तो पहले ही गई हुई थी। महंगाई और खुदरा महंगाई उच्चतम स्तर पर थी, बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर थी, वर्ल्ड हैप्पीनेस में हमारा इंडेक्स बेकार था। लेकिन जनता की समझ में नहीं जब आया ये बात है, तो जनता को नमस्कार। तो अच्छा, आप जनता की जजमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभी यही मैं कह रही थी कि जनता को समझिए, जनता जो समझा रही है। तो आपको बीजेपी से भी प्रॉब्लम है, आपको डिबेट के मॉडरेटर से भी प्रॉब्लम है, आप तो एक कदम और आगे चले गए। लोकतंत्र में आपको लोक से भी प्रॉब्लम है, जन से भी प्रॉब्लम है। तो सर, फिर आप चुनाव किसके बीच में लड़ रहे हैं? दीदी जी, आपको बताएं जो चीजें, नहीं, जनता के लिए ही लड़ रहे हैं, जनता के साथ लड़ रहे हैं, सरकार के साथ लड़ते रहेंगे इन सारे मुद्दों पर। उस पर थोड़ा सा मंथन कर लीजिए अवनीजेश अवस्थी। सर, आगे बढ़ेंगे। आप तो लोकतंत्र में लोग को और जन को ही क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब समझ आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी मौजूदा हालात में क्यों है। अदिति जी, हर बार ये ऐसा हुआ है कि आप तो जानती हैं कि पहले कहते रहे 403 में से 400 पार। ऐसा जोकर मैंने कोई देखा नहीं। आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड। 403 में से 400 पार अखिलेश यादव कहते रहे लगातार। उसके पश्चात जब चुनाव का रिजल्ट आ गया तो उनके सबसे बड़े नेता जो कह रहे थे खदेड़ा होवे, वो कहते मैं तो पहले चरण में समझ गया था कि हम तो साफ हो गए, हम कहीं भी नहीं है। ये खुद कह रहे हैं वो। ये हकीकत है भारतीय लोकतंत्र की, जिसमें हम सब ये कहते हैं कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। विपक्ष का मजबूत से होना सकारात्मक होना जरूरी है। आप सकारात्मक राजनीति कीजिए, देश के पक्ष में राजनीति कीजिए, जनता आपको चुनेगी, जनता आपका सम्मान करेगी। लेकिन जब प्रियंका गांधी ने कह दिया था कि मेरे अलावा कोई और चेहरा नजर आता है क्या, तो तीनों चेहरे पोस्टर से हट गए, साफ हो गए, चेहरे चले गए अपना। बड़ी साफ सी बात है।
तो एक बात बड़ी साफ सी है, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे मिले हुए थे। कांग्रेस ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के खिलाफ कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया। अखिलेश यादव रायबरेली और अमेठी से कैंडिडेट खड़ा नहीं करते। ये एक सिक्के के ABCD जेड तक सारी पार्टियां एक हैं। इनके लिए सिर्फ एक बात है, एक कुछ लोगों के, कुछ जातियों के, कुछ संप्रदायों के वोट को इकट्ठा करके सत्ता में काबिज हो जाना और अपना स्वार्थ हासिल करना। सोशल इंजीनियरिंग इसके की बात अलावा हर कोई पॉलिटिकल इनका पार्टी के लिए की जाती है। ठीक है, योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अबू आजमी पर उनके बयानों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि अबू आजमी धर्म के नाम पर गलत बातें कर रहे हैं। मुस्लिमों को बीजेपी पर भरोसा है, ये दानिश आजाद कह रहे हैं। मुस्लिमों को बिना भेदभाव सभी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। विपक्षी पार्टियां अंधेरे में रखने का काम कर रही हैं मुसलमानों को। सुनिए। फिर से अपने पैटर्न पर आ गया अबू आजमी का बयान आता है। वो कहता है कि धर्म के नाम पर राजनीति की है। बीजेपी ने तो वोट ही नहीं मांगा है। बीजेपी का को इतना प्यार जनता का मिला है, और वो जनता का प्यार जब 10 मार्च को ईवीएम खुला है तो आप सबने देख लिया है कि पुनः हमने एक इतिहास रचा है कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री दोबारा शपथ ले रहा है। ये एक ऐतिहासिक बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है। और ये मोदी जी का विजन है, ये हमारे मोदी जी का विजन है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हमने पुनः इतनी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। उसने इन चुनाव में भी धर्म की ही राजनीति की, ना केवल जो है धर्मों को लेकर बयान जारी किए, एक मुस्लिम वर्ग को लेकर लगातार बयान जारी किए और इसका फायदा बीजेपी को मिला है। देखिए, विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिससे वो बोल सके, तो एक वो धर्म का नाम जबरदस्ती हर जगह घुसाते हैं। आप पिछले 5 साल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के योगी जी के नेतृत्व में तमाम लोगों को इक्वली, सबको जो सरकार की योजनाएं पहुंचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में जो फ्री राशन वितरण हुआ है उसका लाभ मुसलमानों को सीधा मिला है। आप गरीब हमारा जो मुसलमान है उसको बिना भेदभाव के सीधे मुफ्त राशन मिला है, जिससे उसका जीवन यापन और आसान हुआ है। प्रधानमंत्री आवास से आम मुसलमानों को, आम नागरिकों को सीधा लाभ मिला है। आयुष्मान कार्ड का लाभ सीधे मुसलमानों को मिल रहा है। तो तमाम चीजों का लाभ बिना भेदभाव के जब मुसलमानों को मिल रहा है तो विपक्षी पार्टियां बेवकूफ क्यों ऐसा बना रही हैं। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम सपा के, बसपा के, कांग्रेस के लोगों आजमी को भी, सबको मैं कहना चाहता हूं जो इस तरह की धर्म के नाम पे गलत बातें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे पूरा विश्वास है मुसलमानों को, नौजवानों को। और जो उत्तर प्रदेश की जनता है उन्होंने 2017 में भी दिखा दिया, 2019 में भी दिखा दिया है, 2022 में भी दिखा दिया है और 2024 में भी दिखाएगी कि उसको पूरी तरीके से यकीन है, एतबार है भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी जी पे, योगी जी पे। सैयद असीम वकार, दानिश अंसारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं फायदा हुआ है उससे मुसलमानों को, और आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान हुआ है। नहीं, दानिश साहब की जो टीआरपी है जिसकी वजह से वो मंत्री बनाए गए हैं, वो टीआरपी है जो उनके नाम के आगे अंसारी लगा है। वाराणसी में जो तादाद मुसलमान मतदाताओं की है वो अंसारियों की ज्यादा है उस एरिया में, और इसलिए बनाया गया है कि अंसारी नाम से मुसलमान जो अंसारी उनको लुभाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा दानिश अंसारी साहब का ना कोई उनका कोई टीआरपी है, ना कोई उनकी और कोई किसी तरह की मैं समझता हूं कि उपलब्धि है। और मुसलमानों के लिए बीजेपी क्या काम कर रही है ये आप भी बेहतर जानती हैं, हम भी बेहतर जानते हैं, छुपा नहीं है। और मोदी जी कितना काम कर रहे हैं ये भी आपको पता है, और योगी जी ने क्या किया ये भी पता है। योगी जी का तो नाम ही बुलडोजर बाबा लोगों ने दे दिया था विपक्ष ने मुसलमानों के अगेंस्ट। तो ये उपलब्धि की बात मत कीजिए। अच्छा, ये मोहसिन रजा और दानिश अंसारी की लड़ाई है। अच्छा, इसको मंच पे ना लेकर आइए जो सेलिब्रेशन की तस्वीर है। हम लोग जिस लिए बैठे हैं हम लोग वो बात करें। हाँ। देखिए, हम लोग किस लिए बैठे हैं हम लोग उस पर बात करें। मेरी नजर में दानिश अंसारी साहब की सिर्फ यही टीआरपी है कि ही इज अंसारी। इसके अलावा मैं उनकी कोई उपलब्धि ही नहीं मानता। अच्छा सर, ठीक है, चलिए। और ना ही आप उनकी कोई उपलब्धि बता पाएंगी। नहीं सर, कोई नहीं बता, वो भी अपनी उपलब्धि नहीं बता पाएंगे। सर, आप अगर पूछेंगे आप देने का काम करें, आप इन्हें उपलब्धि दे दीजिए। ये कानपुर से तस्वीरें आ रही है सर। मैडम, दे दिया मैंने। मुस्लिम कम्युनिटी सेलिब्रेट कर रही है सर, इन्हें दे दीजिए सर्टिफिकेट। और सर, ये मुसलमानों के बीच में जाकर कौन कहता था ठाकुरों ने नेता चुना, पिछड़ों ने नेता चुना, दलितों ने नेता चुना, मुसलमानों नेता चुन लो। नहीं चुना ना मुसलमानों ने नेता, नहीं कन्विंस कर पाए ना। देखिए, बताएं आपसे
अरे सुनिए मैडम, बोलने तो दीजिए। आप ही बोले हैं सर सवाल इस डिबेट में रुका सबसे ज्यादा। जब सुनिए, जब अंग्रेज भारत में हुकूमत करते थे तो उस वक्त बहुत से भारतीय जो थे वो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। तो जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तब तो भारतीय बड़े बढ़िया ओहदों पर थे, बड़ा उनका मान सम्मान था। लेकिन आज देश आज़ाद होने के बाद वो जो भारतीय उस वक्त अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उनकी क्या गुडविल है, उनका क्या स्टेटस है, उनके बारे में क्या कहा जाता है, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। दो चार 10 20 50 लोग अगर कर रहे हैं, करने दीजिए। इन 2 4 10 20 लोगों से आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को या किसी और कम्युनिटी को मत जोड़िए। नहीं ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं सर। तो कौन तादाद रिप्रेजेंट देखिए, करता मेजोरिटी है? किधर जा रही है? वो जो ये कहते हैं अगर कि मेजोरिटी दरी बिछाते हैं, बाजा बजाते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं क्या? सर आपका क्राइटेरिया क्या है? ये क्राइटेरिया क्या है कि ये कौन रिप्रेजेंट करता है? ये कौन तय करेगा? हम और आप तय करेंगे या वोटर तय करेगा? देखिए देश में मेजोरिटी जो मुस्लिमों की मेजोरिटी है वो बीजेपी के अगेंस्ट है। हम बीजेपी के अगेंस्ट इसलिए नहीं कि हम व्यक्ति विशेष से नफरत करते हैं या व्यक्ति विशेष के विरोध में। भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी तक के अपने को दिखाया, दुनिया ने देखा, उनके कामों को देखा, उनकी जबान को देखा, उनकी बातों को देखा, उनकी जो आइडियोलॉजी उन्होंने पेश की थी, उसके बेस पर मैं बता रहा हूं कि एक मेजॉरिटी मुसलमानों की उनके अगेंस्ट है। और हम तब तक उनके अगेंस्ट रहेंगे जब तक उनकी आइडियोलॉजी इसी तरह की रहेगी, इसी तरह से मुसलमानों को दबाते और कुचलते रहेंगे। देखिए जो भी कौम सरकार के द्वारा कुचली जाती है, दबाई जाती है, उस कौम का फरीजा सुनिए मैडम, आप दावे एक लाइन आप बोलने नहीं देती है, आपकी किसके दिक्कत साथ है, तकलीफ मुझे जानती क्या है? खिलाफ है? तकलीफ जानती क्या है? तकलीफ जानती क्या है? तकलीफ यह है कि आपकी तो सुन लेंगे हम, आप हमारी मैं बात तब से आपको सुन रही हूँ। इस डिबेट में 4 और पैनलिस्ट हैं सर, मुझे उन्हें भी सुनना है। मैं अच्छी बात बोलता हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है सर, मुझे तकलीफ होने की गुंजाइश भी नहीं है सर। सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन में इस वक्त मैं हूँ क्योंकि मेरे पास सवाल पूछने की आजादी है। जवाब भी लीजिएगा सर, जवाब भी लीजिएगा प्लीज। सिर्फ सवाल मत पूछिए, वैसे आज जवाब देने आए आप, यहाँ जवाब देने आए सैयद असीम वकार आप। और आप ये भी जानते हैं कि अदिति त्यागी अपना सवाल नहीं भूलती। सुनिए, जवाब दीजिएगा जब अब अगली बार मैं आपको मंच दूंगी तब। प्रेम शुक्ला ये दावा कर रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग है मुसलमानों का जो आपके खिलाफ है, जबकि आपकी पार्टी ये दावा करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ठीक है, चिंते रहिए। अरे सर विक्टिम कार्ड मत खेलिए प्लीज जी। सैयद असीम वकार जी प्लीज मत खेलिए विक्टिम। देखिए ये विक्टिम कार्ड किस तरह से खेला जाता है आप स्वयं महसूस कर रही हैं। 34 मिनट की बहस में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को 30 सेकंड बोलने का मौका मिला है और जिनका अधिकांश सीटों पे जमानत जब्त हो गई है वो लंबे समय से बोलने के बाद भी असंतुष्ट हैं। तो ये विक्टिम कार्ड इसी को कहते हैं। अब इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजहब के आधार पर चुनाव लड़ती है। अभी आपके इस डिबेट शो में मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिससे जो है हिंदू मुसलमान होता हो, लेकिन हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है कि मुसलमानों का बहुसंख्यक समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। किस आधार पर विरोध में है कि मुसलमानों को कुचला जा रहा है। कुचला कैसे जा रहा है? क्योंकि मुसलमानों को जो है उसी तरह से राशन मिल रहा है जिस तरह से हिंदुओं को मिलता है, उनको एलपीजी गैस कनेक्शन उसी तरह से मिल रहा है जिस तरह से हिंदुओं को मिलता है, उनको मुफ्त का मकान उसी तरह से मिल रहा है जैसा हिंदुओं को मिल रहा है, सौभाग्य योजना उनको बिजली उसी तरह मिल रही है जैसे हिंदुओं को मिल रही है। अब अगर अपराधी होंगे तो अपराधियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाना यह तो कानून का दायित्व है और उसका क्रियान्वयन हो रहा है। अब अगर जो है मुख्तार अंसारी को लोग समझते होंगे कि ये मुसलमानों के आका हैं, आजम खां को अगर समझते होंगे जो बकरियां गरीबों की चुरा ले जाए उन पर चोरी का आरोप लगे, ऐसे व्यक्ति को अगर ये समझ रहे होंगे कि यही मुसलमान है और जो गरीब गुरबा है उसको अगर ये मुसलमान भी मानने को तैयार नहीं है, जिसके घर में जो है राशन नहीं पहुंचा और सरकार ने राशन पहुंचाने का काम किया, उसको भूखे नहीं मरने दिया, अगर उसको ये मुसलमान भी आज न मानते हो तो ये इनका संकट है। अब ये इस तरह की बातें करते रहें। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बातें करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। ठीक है अनिरुद्ध चंदेल, बीजेपी कह रही है हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हैं, हमारी योजनाओं में भेदभाव नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी चाहे वो केंद्र की गवर्नमेंट हो चाहे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो, ये सिर्फ और सिर्फ जो देश के 8-10 धनाढ़ लोग हैं उनका काम, उनका विकास करना जानती है। चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो, उन लोगों का विकास करना जानती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं विकास, गरीबों का विकास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी किसी पिछड़ों का विकास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने गांव में देखा क्या है? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, अभी प्रेम शुक्ला जी कहते हैं बहुत विद्वान है, मैं तो उनको बहुत विद्वान मानता हूं, और ये कहां कैसी ओछी बातें करते हैं। कह रहे हैं आजम खां जी बकरियां चोरी करते थे। सर मानी चाहिए ऐसी बातें करने में कि आज आजम खान का कद जानते हैं आप कितना बड़ा है, और उन पर आरोप है। मतलब आजम खान कौन है? उन पर आरोप है तो क्या कहूं मैं? नहीं आरोप है, जैसे लगाने वाले हैं शुक्ला जी, बकरी चोरी का आरोप है, लगाने वाले अपराधी है, बकरी चोर है वो। यही बकरी चोर को बकरी चोर नहीं तो क्या कहूं? हाथी चोर कहूं? झूठ बोलकर यही प्रोपेगेंडा बकरी चोर को क्या कहूं मैं? आप मुझे बताइए ना। आ रहे हैं और कोई नहीं। अनिरुद्ध जी, बकरी चोर को क्या कहूं मैं? बहुत सारे चोर बैठे हैं, बकरी चोर है, तड़ी पार बैठे हैं। आजम खां बकरी चोर है, उसको क्या कहूं मैं? बकरी चोर को क्या कहा जाए? आपके यहाँ तड़ी पार है? बकरी चोर है वो। आप बताइए आपके तड़ी पार बकरी चोर है? हाँ बोलो ना, तड़ी पार है कि नहीं? बोल लो ना, बोल लो। अखिलेश सिंह यादव जो है वो चोरकट है, फ्रॉड है। तड़ी पार है कि नहीं है? वो प्रदेश छोड़ के उनको वो भागे थे, नहीं भागे थे, वो तड़ी पार थे। तो आप ऐसा ना, वो सचमुच तड़ी पार थे। कितने केसेस लगे मिश्रा जी के ऊपर, आज उनको गृह मंत्री बनकर बैठे हैं। देश का दुर्भाग्य है जब तक इस तरह के अपराधी एक सेकेंड अनिरुद्ध चंदेल एक बात स्पष्ट करते हुए, पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे इंडोर्स नहीं करता। अनिरुद्ध चंदेल, ये माय समीकरण किसके हुआ करते थे? माय किसका समीकरण था? और माय का मतलब क्या है? किसी का समीकरण नहीं था। वो जो भी समझ लें, अभी एमवाई का फैक्टर और भी कुछ निकाला, भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है। वो कुछ अरे आपका भी तो एक माय समीकरण था। आप लोगों ने नाम दिया, आप अपने माय समीकरण की बात कीजिए ना। हम तो सभी गरीब, पिछड़े, दलित, मुसलमान, सबका साथ, सबका विकास कर हम लोग काम कर रहे थे। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किसकी बात कर रहे थे। थोड़े दिन पहले आप एआईएम को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, आप ओवैसी साहब पर हमला कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि भूल जाइए, अब आपका जो आपका टारगेट अब बीजेपी है। आप पहले डिसाइड कीजिए कौन क्या बोल रहा था। आदित्य जी, चुनाव में कौन किसको क्या बोल रहा था, किस पर किसने ओछी टिप्पणी की, ये ना भारतीय जनता पार्टी के दूध के धुले हैं, ना कांग्रेस के दूध के धुले हैं, ना समाजवादी पार्टी के दूध के धुले हैं। ये सभी जगह तो आपकी पार्टी की टिप्पणी बता रही हूं। आज ये बताइए, आज ये बताइए ना कि जिस तरह, जैसे अभी अजय शर्मा जी ने एक बात कही कि आज की डिबेट का जो टॉपिक दिया गया था, जैसे उनको दिया गया कि महंगाई हम लोगों को दिया गया था पॉलिटिक्स के ऊपर होगी। नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए। आप लोग यहां पर लेके आ गए कि एक क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कह दिया हमारे नेता ने। आप लोग पहले तो ये बताइए, नेता है अबू आजमी की नहीं है? एक सेकंड, अबू आजमी आपके नेता है या नहीं है? में अबू आजमी साहब ने क्या कहा? अबू आजमी हमारे पार्टी के नेता हैं। उनको हम सीरियसली लें कि नहीं ले, पहले क्लियर कर दीजिए। नहीं, उनको सीरियसली लिया जाए या ना लिया जाए? नहीं, अनिरुद्ध चंदेल, उन्हें सीरियसली लिया जाए या ना लिया जाए? सीरियसली लीजिए, और जो लेना है नहीं लेना है, एक बार क्लैरिटी के लिए प्लीज। नहीं, उन्हें सीरियसली लीजिए। तो फिर आप ये बताइए, जो ये स्टेटमेंट है, पार्टी उसे एंडोर्स करती है कि नहीं करती है? आपकी पार्टी, वो पार्टी का मामला नहीं है। क्यों पार्टी फिर या तो पार्टी एंडोर्स करती है या फिर पार्टी अगर एंडोर्स नहीं करती है तो एक्शन लेगी। दोनों में से एक बात होगी ना अनिरुद्ध चंदेल। अभी आपने कहा कि सीरियसली लीजिए, आपकी बातों में ही विरोधाभास है, आपकी बातों में ही विरोधाभास है। आप यही तो कंफ्यूजन है आपका, जनता के बीच जाकर यही कंफ्यूजन है। आपसे 4 सवाल पूछ लेती है जनता, तो आपको समझ नहीं आता जवाब क्या देना है। अपनी विजेश अवस्थी, भारतीय जनता, पहले आपने अनिरुद्ध चंदेल बात पूरी कर लीजिए, 20 सेकंड्स है प्लीज, वरना फिर आप कहेंगे कि मौका नहीं दिया। भाई नहीं, मुझे नहीं कहना। अगर ऐसा ना आप बीच में बात टोकती रहेंगी तो आधी बात वही खत्म हो जाती है। अच्छा ठीक है, आप पूरी बात को कम से कम कंप्लीट होने दें, किसी की बात को कर रहे हैं। सर मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, माय समीकरण क्या है? आप अंदाजा लगा लीजिए क्या है। हम क्यों बोले? तो आप लोगों ने कहा, हमने नहीं कहा, हमारी पार्टी नेताओं ने नहीं कहा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, आप लोगों ने दिया नाम। आप लोग कुछ भी नाम दीजिए उसको, चाहे जो नाम देना चाहे।
बट आज मुद्दा वो नहीं है। ये नाहिद हसन को लेकर विवाद किसकी पार्टी से जुड़ा हुआ था? 10 तारीख को ये जनता को जाकर कौन डराने का धमकाने का काम कर रहे थे? किस पार्टी के नेता की वीडियो आई थी? डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है। नहीं सर, अब आप डीजल पेट्रोल पर आएंगे, बहुत सेंसिटिव मुद्दा, उस पर बहुत सीरियस डिबेट होनी चाहिए। लेकिन आप अपनी राजनीति में, आपकी राजनीति में जो कमजोरियां हैं, अगर उन पर सवाल पूछा जा रहा है, जो खामियां उन पर सवाल पूछा जा रहा है, तो आप महंगाई पर चले गए सर। कम से कम आपकी पार्टी से जो सवाल है उस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन सब मुद्दों को बंद कर आप अगर मुद्दा चलाएंगे कि आप भारतीय जनता सर, आप दूसरों को ही लेक्चर देंगे सर, आप दूसरों को उपदेश देते हैं, पर उपदेश बहुत तेरे सर, प्लीज दूसरों को ही उपदेश देते हैं। मुद्दे पर आपको बात नहीं करनी, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं है। आप ये भी कहते हैं कि अबू आजमी को सीरियसली ले लीजिए, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और फिर आप ये भी कहते थे नहीं पार्टी क्यों बोलेगी इस पर, यानी पार्टी की सहमति है, पार्टी की सहमति है उन्हें लेकर, पार्टी की सहमति है इस तरह के स्टेटमेंट्स को लेकर। सैयद असीम वकार, आप अंदाजा लगाइए सर, यही तो आपकी सियासत है। अच्छा वो आपने इस डिबेट में भी सियासत को एक्सपोज कर दिया, अच्छा किया। सैयद असीम वकार, नहीं मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। ठीक है सर, अब जवाब तो अब सैयद असीम वकार का जवाब सुन लीजिए सर। वो तो तब से यही कह रहे हैं, उनकी आवाज नहीं जा रही है जनता तक। जी बोलिए। जी सैयद असीम वकार, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि धर्म की राजनीति, जी आप पर आरोप लगाने वाले भी इस बहस में ही हैं। आपको तो बी टीम बताया जाता है बीजेपी की, आप हर चुनाव में जाते हैं, बीजेपी की मदद करते हैं, ये आरोप आप ही की पार्टी पर लगते हैं ना। मैंने शुरू में एक बात कही थी, वो जो अहम बात थी उसको नजरअंदाज कर दिया आप लोगों ने। मैंने कहा था कि खराब रणनीतिकार और रणनीति से आप अच्छे परिणाम हासिल नहीं कर सकते। उसी तरह से जैसे खराब बीज और घटिया बीज से आप अच्छे फल हासिल नहीं कर सकते। अगर रणनीतिकार, आपकी टीम, आपके लोग जो दाहिने बाएं रहते हैं, जिनसे आप मशवरा करते हैं, मशवरेकार अगर घटिया होंगे तो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। विपक्ष के साथ वही प्रॉब्लम आई, रणनीति खराब बनी क्योंकि रणनीतिकार अच्छे नहीं थे, जो कान भर रहे थे। कान भरने वाले खराब रणनीतिकार की पहली पहचान होती है कि वो आपको एकदम कैप्चर कर लेता है, हाईजैक कर लेता है, घेर लेता है, और अच्छे लोगों से और आपके बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है, और फिर वो जैसा चाहता है वैसे ही करता है। अपने लोगों को टिकट दिलाएगा, अपने लोगों की बात करेगा, अच्छे लोगों को दूर कर देगा, गलत रणनीति बनवाएगा, और फिर बहुत देर हो चुकी होती है, जब फैसला आता है, रिजल्ट आता है, तब आदमी कहता है ये क्या हो गया, ये गलती कहाँ हो गई। फिर जब तक एहसास होता है तब तक 5 साल वेट करना पड़ता है। एक चुनाव हारने का मतलब है 5 साल आपको आगे वेट करना है, और 5 साल आप मेहनत करके आए। 10 साल का पीरियड, एक चुनाव हारने के बाद 10 साल आदमी की लाइफ खत्म हो जाती है। 5 साल की मेहनत, तो आगे 5 साल का उन 10 सालों की मेहनत के लिए तैयार जिन लोगों को यह मालूम होता है। सैयद असीम वकार जी, क्या बोली आप? जी मैं बोली तो AIMIM 10 सालों की इस मेहनत के लिए तैयार है। नहीं मैडम, देखिए मैं बिल्कुल साफ सुथरी बात करता हूं, बिल्कुल। मैं देखिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर हूं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होता और चापलूस होता तो आज किसी पद पर होता, कहीं बहुत मंत्री बन चुका होता। मैं जिसके साथ काम करता हूं उसके वफादारी में काम करता हूं, पूरी पार्टी के लिए काम करूंगा तो पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से जुड़ूंगा। मेरा मकसद अपने को आगे बढ़ाना नहीं है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, अपनी TRP बढ़ाना नहीं है। मेरा मकसद है अगर हम किसी लीडर के साथ काम कर रहे हैं, उस लीडर की आइडियोलॉजी आगे बढ़े, वो पार्टी आगे बढ़े। आज आप खफा है अपने जयेश अवस्थी। ठीक है सर, ठीक है, आप खफा हैं, आप खफा हैं, और हमारे दर्शकों को आप किस कदर खफा है वो दिखाई दे रहा है अपनी जयेश अवस्थी। अदिति जी, ये बार बार सैयद असीम वकार रणनीति की बात कर रहे हैं। कुछ रणनीति इन्होंने भी बनाई होगी अपनी पार्टी के लिए, 100 सीटों पर लड़े थे, लेकिन मैं इनकी बात नहीं करता हूं। बात यह रणनीति के साथ साथ जनता के प्रति, जनतंत्र में अपने देश के प्रति नीयत भी साफ होनी चाहिए। जिस पार्टी का नेता कहता हो ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, उस पार्टी के नेता की समझ पर इस देश का क्या, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्या बयान देगा, मैं जानने को तैयार हूं अनिरुद्ध चंदेल से। आज इस देश में, चाइना में, हांगकांग में, बाकी देशों में जो कोरोना की स्थिति है, और यहां पर देखिए, और उत्तर प्रदेश में और केरल में देखिए,
फिर भी इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। आप यहाँ पर टेलीविजन चैनल पर बैठ के कह लीजिए, बाकी प्रदेशों को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत खराब स्थिति है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा कि नोएडा से लेकर के जौनपुर तक, बलिया तक, वो महंत योगी आदित्यनाथ एकमात्र मुख्यमंत्री था। मैं एकमात्र कह रहा हूं, मैं बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं कह रहा, बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं कह रहा हूं, एकमात्र मुख्यमंत्री था जो 64 जिलों में पैदल घूमा है। वो है, जनता के साथ रहा है, जनता के बीच में रहा है। वो कोरोना स्थिति में जब कोटा में उत्तर प्रदेश के लोग जिनको खाने को नहीं मिल रहा था लॉकडाउन में, हंसिए, आप जरूर हंसिए, क्योंकि आपको मौतों पर हंसी आती है। आप जैसे लोग, आप और केजरीवाल जैसे लोग मौतों पर हंसते हैं, लेकिन वहां पर कोटा में जब लोगों को, नौजवानों को, छात्रों को खाना नहीं मिल रहा था, तब वहां पर डीलक्स बसों में बैठा करके उनके घर तक छोड़ के आना, ये महंत योगी आदित्यनाथ का था। महंत योगी आदित्यनाथ एकमात्र मुख्यमंत्री था। फैलाकर ही देश को बांटना चाहते हैं, सिर्फ वही काम है। आपकी जबान में इतनी कड़वाहट भरी हुई है कि आपके मुंह से उसका बिल हाथ में दबा दिया था। ये है कांग्रेस, फैलाना चाहते हैं, ये है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने तो मोटर बाइक और 3 व्हीलर के नंबर दे दिए कि हमने बसें खड़ी कर दी हैं। वो महंत योगी आदित्यनाथ था जिसने यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर उन प्रवासी मजदूरों के लिए झूठ बोलकर एक एक व्यक्ति को घर पे छोड़ के आना, उनको आइसोलेशन में रखना, क्वारंटाइन में रखना, इतने दिनों तक लगातार खाना मिलना, उसी समय आयोग का गठन करना कि ये प्रवासी लोग वापस ना जाएं अपनी मजदूरी के लिए। ये महंत योगी आदित्यनाथ एकमात्र व्यक्ति है, एकमात्र महंत योगी आदित्यनाथ। और इस वजह से देश की जनता ने उन्हें फिर दोबारा से गद्दी दी है, सत्ता दी है। ठीक है, अनिरुद्ध चंदेल। भाई देखिए, ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये जो संघ विचारधारा के लोग हैं, जिनको बैठा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता, संघ का एक प्रवक्ता, आप लोग इस तरह के लोग जब बैठाती है, इनकी जबान से सिर्फ और सिर्फ जहर निकलता है। ये बिल्कुल जहर फैलाना जानते हैं, ये नफरत का बीज बोना जानते हैं। इन लोगों के पास में कोई एक शब्द इनकी जबान से नहीं निकलता कि देश के हित के लिए नफरत उससे होनी चाहिए, उस व्यक्ति से, इस देश के लोगों को। छोड़िए बीजेपी की वैक्सीन है साहब, आपने कौन सी वैक्सीन है, कौन किसकी वैक्सीन है? ये नफरत फैलाने का काम है। आपने लाशें देखी नहीं क्या? आपने गंगा में तैरती हुई लाशें नहीं देखी? आपकी आंखें बंद हो गई थी क्या? कहते हो कि मेरे पास आपको दिखाई नहीं दे रहा था? उनसे पूछो जवाब जा करके। आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि जब गंगा में लाशें तैर रही थी वो कहां चला गया था? वो योगी आदित्यनाथ की देन थी, आपकी देन थी? किसकी देन थी भाई? वो अरे बताओ ना, किसकी देन थी? आप लोगों ने गंगा में लाशें प्रवाह करने का नहीं हो पाई हो, गंगा में लाशें गंगा के घाट पाट पड़े थे, आप योगी आदित्यनाथ पैदल आप लोग इलेक्शन मोड से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि जनता फैसला सुना चुकी है, और इसीलिए जब अबू आजमी उसमें भी, उस जीत में भी, उस हार में भी धर्म ढूंढने की कोशिश करते हैं अनिरुद्ध चंदेल, तो सवाल उठता है। और इसीलिए सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है आपसे, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप, उस सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। एक कमेंट यहां पर लूंगी प्रेम शुक्ला का, प्लीज प्लीज। हाँ बोलिए 10 सेकेंड्स। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म को ये बीच में अड़ाते हैं, हम लोग नहीं अड़ाते। हमने कभी नहीं कहा कि धर्म में क्या हुआ। ये बार बार लेकर आ रहे हैं कि कहां धर्म बट रहा था, कहां गाय कट रही थी, कहां अभी तो नफरत की बात तो आप कर रहे थे, यही लोग नफरत की बात तो आप कर रहे थे। मैंने अभी आपसे पूछा था ना कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान लोगों को जाकर डराने का काम कौन कर रहा था, किस पार्टी के विधायक को लेकर सवाल थे, ये सब सवाल मैंने आपसे पूछे, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। अब आपको नफरत याद आई, प्रेम शुक्ला जल्दी से एक कमेंट आपका, उसके बाद सैयद असीम वकार, प्लीज जल्दी। जी अदिति जी, देखिए जिस तरह से पराजय होने के बाद हताशा के दौर से लोग गुजरते हैं, उस तरह के हताशा के गर्त में समाजवादी पार्टी गिरी हुई है। स्वाभाविक तौर पर खिसियाहट भरी बातें, बौखलाहट भरी बातें उनके नेताओं की तरफ से निकलेंगी। अभी श्रीमान अखिलेश सिंह यादव कह रहे हैं कि हमने स्टेडियम बनवाया था। भाई राष्ट्रपति भवन में जो है वो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होता है। राष्ट्रपति भवन कब बना था, किसने बनवाया था, किसके कार्यकाल में बना था? तो अब चूंकि अंग्रेजों के कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन बना था, तो कल कोई कह देगा कि राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण नहीं होना चाहिए। लाल किला मुगलों के युग में बना था,
या वो भी जो है दास्ता का युग था, तो ये कहते हैं लाल किले पर से जो है 15 अगस्त का स्वाधीनता दिवस का भाषण ही नहीं होना चाहिए। तो अब बचकानी बातें करने के अलावा लोगों के पास शेष कुछ बचा नहीं है। और ये चुनाव के पहले भी इसी तरह की बातें कर रहे थे, वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बता रहे थे, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए अवमाननाजनक शब्दों का सतत प्रयोग कर रहे थे। उसका परिणाम है कि प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की नीतियों को, उनकी नफरत फैलाने की राजनीति को, उनके जातिवाद को, उनके जो है हिजाबवाद को, उनके जिहादवाद को नकार दिया है। अब उस नकारे जाने के बाद वो कैसे कहेंगे कि हमको नकारा है? तो कहेंगे नहीं साहब ईवीएम की गलती है, साहब निर्वाचन आयोग की गलती है, साहब भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति कर दी उसकी गलती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व में विश्वास रखती है। ये अखिलेश सिंह यादव को 10 मार्च 2022 को ज्ञात हुआ क्या? भटक रही थी। अरे बीच में आप चिल्ला, मैं आपको सुन रहा था जनाब। आपने देखा अनिरुद्ध नहीं, एक सेकंड अनिरुद्ध चंदेल उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था सर। एक सेकंड, जब आप बोल रहे थे अभी उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। लेट हिम फिनिश। आप डिसाइड मत करें, आप डिसाइड ना करें, वो अपनी बात रख रहे हैं। तो मुझे टोकेंगी। नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात रख लेने दीजिए। बोलूंगा तो आदित्य जी टोकेंगी, आप चिंता ना करें। अगर कोई गलत बात होगी तो यहाँ पर एंकरिंग करने के लिए आदरणीय आदित्य जी हैं। हाँ नहीं, मैंने अभी टोकना रोकना छेकना शुरू कर दिया तो साहब जो है नहीं प्रेम शुक्ला जी मुद्दे पर रहिए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी मुद्दे पर रहिए प्लीज। मैं तो मुद्दे बात पूरी कीजिए जी, बात पूरी कीजिए। तो जिस अनिरुद्ध चंदेल जी एक बात सुनिए, अगर अब आप इंटरप्ट करेंगे, एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। अनिरुद्ध चंदेल जी अब आप इंटरप्ट करेंगे तो मुझे आपका ऑडियो डाउन कराने की मजबूरी होगी मेरे सामने। प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिएगा प्लीज। सही बात लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जानी चाहिए सर। सत्ता पक्ष सर, विक्टिम कार्ड इतना नहीं होना चाहिए ना कि सत्ता में होना किसी के लिए सजा बन जाए। प्लीज, वो ये तीसरा मौका है इस डिस्कशन में जब वो अपनी बात रख रहे हैं। प्लीज सर। चंदेल जी जी प्रेम शुक्ला जी बात पूरी कीजिए। देखिए, जातिवाद किसके कार्यकाल में होता था कि एक ही जाति के लोग पीसीएस की परीक्षाएं पास करते थे, एक ही जाति के थानेदार होते थे, एक पंथ विशेष के लोग लव जिहाद में संलिप्त होते थे और उन लव जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। एक धर्म के लोगों का धर्म पूछकर आतंकवाद के मुकदमे उनसे वापस हो जाते थे। ये मजहबवाद, ये जातिवाद, ये गोत्रवाद, ये पंथवाद चलता था। लेकिन 2017 से 2022 के बीच में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकासवाद चला, जिस तरह से अंत्योदय हुआ, जिस तरह से अंतिम आदमी के कल्याण के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कार्य हुआ, उसी के कारण पिछले 60 वर्षों में कोई भी ऐसी सरकार लौटी नहीं जितने प्रचंड बहुमत से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लौटी है। उसके कारण जो है विपक्ष को थोड़ा सा हताश होना स्वाभाविक है और हताशा निकलती है। हम उस हताशा को भी स्वीकारते हैं उनकी। ठीक है। सैयद असीम वकार ये कह रहे हैं हमारी वेलफेयर स्कीम्स थी, जनता को वो समझ आई, हम जनता के बीच गए, उनका फायदा पहुंचाया, लेकिन विपक्ष हताश हो गया है। देखिए, जो हमारे सपा के भाई बैठे हैं, ज्यादा बोलना अलग बात होती है और सही बोलना अलग बात होती है। भाई माफ कीजिएगा अनिरुद्ध भाई, हकीकत यह है कि जो यादव बेल्ट बोली जाती है, यादव बेल्ट सीटें, मैनपुरी, इटावा, सैफई, अकबरपुर, औरैया, ये चली आती है। इसमें मैं समझता हूँ शायद 54-55 सीटें हैं यादव बेल्ट में, और अखबार की कटिंग ये कह रही है कि 54-55 सीटों में शायद आप 14-15 जीते हैं यादव बेल्ट में, आप हार गए सब। तो हकीकत है कि यादवों ने आपको वोट नहीं दिया। आप ठीकरा किसी और पे मत फोड़िए। और अफसोस इस बात का भी है कि यादवों ने आपको वोट भी नहीं दिया, और जिन्होंने वोट दिया उनकी आपने नुमाइंदगी कम कर दी एमएलसी चुनाव में। देखिए, यह सियासत है। सभी जातियों, सभी धर्मों को चुनाव लड़ने का, बात करने का, सियासत करने का अधिकार है। हर आदमी अपनी नुमाइंदगी अपने परसेंटेज के हिसाब से अगर चाह रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, तो बुराई नहीं है। मैं भी नहीं मानता इसको बुराई। सबको अधिकार है अपनी बात करने का। तो आप जिसका वोट ले रहे हैं उसको आप दे नहीं रहे, और जिसको आप दे रहे हैं वो आपको वोट नहीं दे रहा है। इस बात को आप मानने को तैयार नहीं है सर। मैं शुरू से एक बात कह रहा था, आदित्य जी ने कहा कि आप नाराज दिख रहे हैं। सच्चाई है, नाराज है।
हकीकत है। रणनीति सब कुछ तय करती है मैडम। आप भी चैनल में हैं, आप लोग भी रणनीति बनाते होंगे, और जिसकी रणनीति अच्छी होती होगी, जिसकी प्लानिंग अच्छी होगी, वो टीआरपी में नंबर 1 होगा, और जिसकी प्लानिंग और रणनीति गलत होगी वो टीआरपी में धड़ाम हो जाता है। इसमें बुराई क्या है? ये सच्चाई है, यही हकीकत है, इससे इनकार नहीं कर सकते। नहीं, आपके अभी उन्हीं लोगों को आगे लाया जाता होगा जो बेहतरीन दिमाग वाले लोग हैं। जो घटिया लोग हैं उनको जो लोग आगे लाएंगे उनकी टीआरपी गिर जाएगी। सर सुनिए, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैं नाराज नहीं हूं मैडम। नहीं, सैयद असीम वकार, राजनीति आप कीजिए। जहां तक रहा टीआरपी का सवाल, वो आप जनता पर छोड़ दीजिए, क्योंकि रणनीति कुछ नहीं होती है सर, रणनीति कुछ नहीं होती। सैयद असीम वकार, मैं सवाल पूछती हूं, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूं, अनिरुद्ध चंदेल से भी पूछ रही हूं, अवनीश अवस्थी से भी पूछ रही हूं, प्रेम शुक्ला जी से भी पूछ रही हूं। मेरा काम सवाल पूछना है और जनता पर छोड़ देती हूं फैसला, और जनता डिसाइड करती है कि बहस का नंबर 1 शो बने, और तब हम ताल ठोक के सवाल पूछ पाते हैं। और इसीलिए मैं ताल ठोक के सवाल पूछ रही हूं। तो कुल मिलाकर मैंडेट तो आपको जनता का ही हासिल करना है, तो ताल अगर आपको ठोकनी है तो जनता के साथ ही ठोकनी पड़ेगी। सैयद असीम वकार, मैंने आखिरी में आप आई तो उसी पर ना, कि जिसकी जबान अच्छी होगी, जिसकी बात अच्छी होगी, जिसकी बात जनता को समझ में आएगी, जनता उसको मैंडेट देगी। जो जनता की बात करेगा, जनता उसकी साथ देगी। दिया है, चाहे उसको खुशी से स्वीकार कीजिए, ठीक है सर, जनता खुशी से स्वीकार करे, चाहे दुख से करें। एक कमेंट ले लीजिए अवनीश अवस्थी का। लेकिन यही बात मैं बार बार कहने की कोशिश कर रही हूं, जो जनता के सवाल पूछेगा, जो जनता की बात करेगा, जो जनता के लिए ताल ठोकेगा, जनता उसके साथ ताल ठोकेगी। यही मैं कह रही हूँ। अवनीश अवस्थी, अदिति जी बड़ी मैं बताऊं आपसे, एक सेकंड प्लीज सर। अवनीश अवस्थी ने बोल दिया, पार्टी का नेता भारतवर्ष के संत को चिरंजीवी कहता हो, धुआं आने वाला कहता हो, जिसको भगवा रंग जंग का रंग नजर आता हो, वो इस देश में राजनीति और लोकतंत्र की बात करे, ये मेरे समझ से परे की बात है। जितनी ये नफरत फैला सकते थे, जितनी ये गाली गलौज कर सकते थे, जितना एक वोट बैंक को अपीज कर सकते थे, उतना करने की कोशिश की। एक वोट बैंक को इनका जो मुआवजा दिया जाता था वो बहुत ज्यादा दिया जाता था, दूसरे को बिल्कुल नहीं दिया जाता था। ये लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ये निहायत अपीजमेंट और निहायत सांप्रदायिकता है। देश और प्रदेश की जनता ने बार बार इस सांप्रदायिकता के खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति दी है। उत्तर प्रदेश में ये सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। आज इनको लगता है कि बीजेपी की 40-50 सीटें कम हो गई तो बीजेपी हार गई। इसका मतलब इनको उम्मीद थी कि वही 300 के पार जाएंगे, और अपने बारे में तो बता ही दिया इन्होंने। जिस बीजेपी को 3 से 77 पश्चिम बंगाल में मिली, वहां तो उनको बीजेपी हारती हुई लगती है, ममता बनर्जी को बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पे 47 से 112 होती है समाजवादी पार्टी की, तो इनकी सबसे बड़ी जीत होती है। ये हैरत की बात है। ये लोकतंत्र में जनता के मत को, जनता की राय को न समझ पाने का एक सबसे सशक्त और ज्वलंत उदाहरण। ठीक है, आप अजय वर्मा की बात कर रहे थे, अजय वर्मा से जवाब लीजिए सर। अजय वर्मा से जवाब लीजिए। लोकतंत्र में वाद विवाद संवाद यही सब है ना। अजय वर्मा जवाब दीजिए। देखिए, अभी आप थोड़ी देर पहले दानिश अंसारी जी का एक बयान सुना रही थी। बड़ा नवयुक्त मंत्री हैं, मुझे हंसी भी आई सुनकर। कह रहे थे कि बीजेपी ने तो वोट नहीं मांगी। 40 सभाएं प्रधानमंत्री की हुई, 120 सभाएं योगी जी की हुई, 80 गृह मंत्री की हुई, 60 सभाएं राजनाथ जी की हुई। ये वोट नहीं मांगी इन्होंने। जनता के टैक्स के पैसे का किस तरह से अव्यय किया। चलो वोट नहीं मांगी, इन्हें अपने आप ही मिल गई। क्यों आपके नेता वोट नहीं मांग रहे थे क्या? लोकतंत्र में वोट नहीं मांगेंगे तो क्या मांगेंगे सर? लोकतंत्र में तो वोट से ही फैसला होता है सर। जनता के पैसे का अपव्यय आप पदों पे रह के कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री पद से हट के करके करते दिखाते थे कुछ और बताते थे वहां जाके कुछ कि हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, हम इसका करने जा रहे हैं। अदिति जी, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक उसकी धज्जियां उड़ाई गई, किस तरह से मिसयूज किए गए लोकतंत्र के संसाधनों का पूरे देश ने देखा। लेकिन इन्हें जीत मिली है, सरकार बनी इनकी। लोकतंत्र में क्या है सारी चीजों ने देखा। तो जनता है, जनता को धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है। और फिर पीछे अभी मेरे भाई कह रहे थे, अभी हमारे प्रवक्ता AIM के, कि साहब विपक्ष, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि ये कह रहे थे, आप बी टीम कहते हैं, इन्होंने अपने आप ही पुष्टि कर दी, विपक्ष ने ये, विपक्ष ने वो, विपक्ष ने ये, विपक्ष का वो, विपक्ष की नीति। आप क्या है? आप विपक्ष हैं, सरकार का पार्ट है। यही क्लियर नहीं करा इन्होंने। विपक्ष विपक्ष विपक्ष, अपने लिए तो इन्होंने कहा ही नहीं, विपक्ष विपक्ष विपक्ष। इससे साबित होता है कि ये बी टीम ऑफ द बीजेपी।
और अजय वर्मा जी, आप मेरा धन्यवाद कर रहे थे ना। अगर जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ ना आपकी पार्टी को लेकर, उन सवालों पर अगर आप मंथन कर लेना तो जनता के बीच जाकर ताल ठोक पाएंगे। यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही थी, यही कहने की कोशिश कर रही थी। सैयद असीम वक़ार आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आपने साबित कर दिया इस डिस्कशन में ही कि आप बीजेपी की बी टीम है। देखिए, इनके सुन लीजिए सर, अजय वर्मा जी प्लीज अब जवाब सुनिए। मिल रहा हूं, देखिए इनको तो मैं पहली बार देख रहा हूं। कांग्रेस के जो टॉप लीडर थे, उनके पास जितना मैक्सिमम दिमाग इस्तेमाल हो सकता था उन्होंने कर लिया। जितना दिमाग है उनके पास और जितना एक आदमी इस्तेमाल कर सकता है उतना इन लोगों ने कर लिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि अपना दिमाग इस्तेमाल कर करके ये लोग यहाँ तक पहुँच गए और अपने लीडर्स को भी ले आए। इनके पास इससे ज़्यादा दिमाग ही नहीं है, ये इससे ऊपर सोच ही नहीं सकते। अब इनकी बात हम क्या करें? इनके दिमाग की जो इस्तेमाल करने की था है, क्षमता है, वो ये है कि एमआईएम को बीजेपी की बी टीम को, दैट्स ऑल। उसको चुनाव बुरा मत मानिए सर, बुरा आपने ये नहीं बताया सर, क्या विपक्ष के साथ आपको जवाब दे रहा हूँ, लड़ रहे थे या सरकार को समर्थन देकर उनको क्लियरेंस दिला रहे थे? जवाब दे रहा हूँ सर। उत्तर प्रदेश में 9 सीटें 200 से कम की वजह से, 19 सीटें 200 से 500 के बीच हारे, और 79 सीटें सर। आदित्य जी बोलूं ना बोलूं बीच में, ऐसे तो नहीं बोलता मैं। 200 से लेकर 2000 सीटों के बीच में हारे हैं भाई साहब। अब आप बताइए जरा, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी हैं, बोलिए आप। जी देखिए, आपको यह तय करना है कि आपकी लड़ाई एमआईएम से है या बीजेपी से है। आप हमारी सीट पे आकर हमसे लड़ना चाहते हैं या सरकार बदलने की लड़ाई लड़ना है, पहले तो आप ये तय कर लीजिए। पूरे चुनाव भर पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं, 7-8 साल से तो मैं एमआईएम में देख रहा हूं कि आपकी लड़ाई आप बीजेपी से लड़ ही नहीं पा रहे हैं, आप तो एमआईएम से लड़ रहे हैं। और एमआईएम कह रही है बीजेपी की सरकार बदलना है, और आप कह रहे नहीं हमारी लड़ाई बीजेपी एमआईएम से है, हमारी लड़ाई एमआईएम से है। आप एमआईएम से लड़ रहे हैं सर, आप रणनीति चेंज कीजिए सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बात को समझिए। हम बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी की सरकार हटाना चाहते हैं, जैसे आप हटाना चाहते हैं, जैसे सपा हटाना चाहती है, जैसे आरजेडी वाले हटाना चाहते हैं, जैसे टीएमसी है, जैसे एनसीपी है, वैसे ही हम भी हैं सर। आप हमसे क्यों लड़ रहे हैं बताइए मुझे। आप खुद आप तय कीजिए कि आपको सरकार से लड़ना है, अपनी सरकार बनाना है, या आपको एमआईएम से लड़ना है। अच्छा ठीक है, इस पे जवाब बाद में लूंगी, इस पे मैं जवाब बाद में लूंगी। प्रेम शुक्ला जी, इससे यूनाइटेड ऑपोजिशन आपने कहीं देखी है? इतनी यूनाइटेड ऑपोजिशन तो ग्राउंड पर दिखाई नहीं दी होगी आपको, जितनी यूनाइटेड ऑपोजिशन आपको यहां पर दिखाई दे रही है इस बहस में। कमाल करते हैं अजय वर्मा। यूनाइटेड अपोजिशन भी हो जाए तो हमें क्या है, हो जाए यूनाइटेड अपोजिशन, आपको तो ध्यान होगा, अकेले में सोचिएगा। सैयद असीम वक़ार प्लीज, आपको ध्यान होगा। आप अब जवाब सुनिए उनसे प्लीज। बीजेपी को हटाना है सबको, जवाब ले लीजिए ना सर, जवाब ले लीजिए। ठीक जी, अपोजिशन एक हो जाए, इस पर हमारी क्या आपत्ति हो सकती है? आपको ध्यान होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा आरएलडी का जब गठबंधन हुआ था तो लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अब तो भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट और 65 सीटें लोकसभा की मिली। तो आप अपोजिशन की एकता या विघटन के आधार पर हम चुनाव नहीं लड़ते। हम चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर। हमारी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता स्वीकारेगी तो जनता हमको जनादेश देगी, हमारी नीतियों और कार्यक्रमों को नहीं स्वीकारेगी तो हमारे विरुद्ध जनादेश दे देगी। इतनी सी बात है। हम जो है अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने नेतृत्व, हमारा जो नेतृत्व है उसके मार्गदर्शन में, अपनी नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर जन सेवा का संकल्प लेकर मैदान में उतरते हैं। उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ लाभार्थी थे जिनको सरकार की किसी न किसी योजना का सीधा लाभ मिला था। अब ऐसे में 18 करोड़ लाभार्थियों ने यदि भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दे दिया तो दूसरों को भी सोचने की आवश्यकता है कि हमको क्या, जनता को कैसे प्रसन्न करना है, जनता की कैसे सेवा करनी है। अब वो जनता की सेवा करने के बजाय ये कहेंगे जनता ही गलत है, जनता की समझ में कुछ नहीं आता है, जनता ना समझ है, तो ये जनता को ना समझ के खुद ही जनता का जो है उनकी जनता की नाराजगी झेलेंगे। ठीक, अजय वर्मा
अनिरुद्ध चंदेल, जल्दी जल्दी 30 सेकंड्स प्लीज, क्विकली। मैं कहता हूँ प्रेम जी, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी है, 14 से 15 करोड़ वोटर हैं, 18 करोड़ ने आपको कहां से समर्थन दे दिया? आप तो 24 करोड़ ही समर्थन बोलो ना। 45 ने आपको समर्थन दिया है, 18 आप सुन लिया करिए, 18 करोड़ लाभार्थी, 18 करोड़ लाभार्थी शब्द का प्रयोग, आप उन्हें विनाशक कहते हैं, आपने 18 करोड़ लाभार्थी शब्द का प्रयोग किया। बड़े और बड़े योग्य और बड़े अच्छे पुरुष हैं कि आप 55% लोगों को विनाशकारी करें। ये प्रदेश जो है, देखिए सर, आप ये इस तरह की निजी टीका टिप्पणी मत कीजिएगा प्लीज। अजय वर्मा, निजी टीका टिप्पणी की इजाजत नहीं देती मैं। जनता के सवाल है, जनता के सवालों पर ताल ठोकते हैं, प्लीज। ये निजी टीका टिप्पणी, एक दूसरे को पैनलिस्ट सर्टिफिकेट नहीं देंगे, पैनलिस्ट के लिए डिस्कशन नहीं है ये। लोकतंत्र हिंदू, ठीक है अनिरुद्ध चंदेल, दर्शकों को स्पष्ट करते हुए, पैनलिस्ट की राय को चैनल एंडोर्स नहीं करता है, पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, ये स्पष्ट कर दें आपको यहाँ पर बिल्कुल खुले एकदम स्पष्ट शब्दों में। जल्दी से अनिरुद्ध चंदेल आपका कमेंट, और उसके बाद सैयद असीम वकार, प्लीज जल्दी जल्दी 20 सेकंड्स ईच। ये दुर्भाग्य है, मुझे लगता है कि पूरे 1 घंटे की डिबेट में हम लोगों ने अभी तक ये बात नहीं की कि पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या किया था, आगे आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे। ये अगर ये प्रेम शुक्ला जी बताते हैं कि आगे आने वाले 5 सालों में जो हम लोग ये करके आए हैं और आगे 5 साल करने जा रहे हैं, बट दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने कुछ पिछले 5 साल किया तो है नहीं, और आगे 5 साल में क्या करेंगे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। जनता ने जरूर मैंडेट उनको मिला है, और नहीं, जनता ने क्या क्यों चुना है, ये सब लोग जानते हैं क्यों चुना है। आपके पास अदिति जी, आपके पास समय कम हो जाएगा अगर हम बताएंगे कि क्यों चुना है इनको, कैसे चुन लिया है इनको। बहुत सारी डिबेट पे से बातें नहीं बताई जा सकती हैं, मगर ये चुन के आ गए हैं, मैं इनको बधाई देता हूं। मैं तो कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए जो भी अच्छा कर सकते हो, उसके सुधारने के लिए कर सकते हो, करें। मैं शुभकामनाएं देता हूं, और आगे आने 5 सालों में हमको नहीं जनता ने नकारा है। 5 सालों की लेखा जोखी की बात आप कर रहे थे, वो तो सर इलेक्शन में जब गए तो उसी कामकाज के साथ गए ना सर, वो तो इनकी जिम्मेदारी है। ये आगे क्या करेंगे, आपकी पार्टी ने भी बताया कि आपकी पार्टी की विजन क्या है, ये आगे क्या करेंगे, इनकी पार्टी की विजन क्या है। सदुद्दीन ओवैसी साहब किस तरह से मुसलमानों को आगे ले जाने का दावा कर रहे थे, सबने देखा और सुना है सर। ये तो जनता की अदालत में था ना। और इसी बीच जो बड़ी खबर है, यूपी के मंत्री गोपाल नंदी, उन्होंने बड़ा हमला अखिलेश यादव पर किया। उन्होंने कहा जो पिता का ना हो सका वो प्रदेश का क्या होगा। गोपाल नंदी कह रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर कि जो पिता का ना हुआ वो प्रदेश का क्या होगा। आप देखिए, तैयार हैं डुबोने के लिए। जो अपने परिवार में जिनके पिताजी ने इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी पार्टी बनाई, उनके द्वारा काम किए पर जनता ने मैंडेट दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उन्होंने अपने बेटे को बैठा दिया और अपने बेटे को बैठाला, और उन्होंने अपने पिता को ही लात मार करके खुद को स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर लिया। अपने चाचा का नहीं हुआ, प्रदेश का कैसे हो सकता है। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज की इस बहस में ताल ठोकने के लिए, बहस का नंबर 1 शो। और आपको बता दें, हमारा आपसे जो सवाल था, हार के बाद समाजवादी पार्टी हिंदुत्व पर भड़ास निकाल रही है क्या, आपका जवाब स्क्रीन पर है। अभी भी अगर आपने अपना रिस्पांस नहीं भेजा, znews.com/वोट के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। जवाब स्क्रीन पर है। 98% लोग कह रहे हैं, 98% रिस्पांस जो हमें मिले वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एसपी हिंदुत्व पर भड़ास निकाल रही है अपनी हार के बाद। वहीं 2% को लगता है ऐसा नहीं है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे हेडलाइंस।